आज जो नेता केजरीवाल हैं वो दिल्ली को प्रयोग करके राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का विकास करना चाहते हैं और देने के नाम इश्तिहार है, होर्डिंग है। वो दौर एक सेकंड और लूंगा, एक सेकंड और आपने जो बात कही सर, क्योंकि फिर मुझे लगता है सवाल कहीं मिस ना हो जाए। आपने अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र किया। राष्ट्रीय, देखिए हमारे देश में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जिसने उस राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य में पूर्ण बहुमत से जबरदस्त तरीके से 50% से ज्यादा वोट लेकर सरकार बना ली हो। तो ये उस पार्टी की उपलब्धि है कि आप जनता के बीच में मैसेज कैसे कन्वे करते हैं, आप पे भरोसा कैसे हुआ। अब आप जैसे आप बीजेपी को देख लीजिए, आपके बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उतारे गए, कैबिनेट की पूरी फौज आ जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स पूर्वांचल से आप लेकर आते हैं। रवि किशन को, गोरखपुर के सांसद हैं आप, दिनेश लाल निरहुआ को लेकर आते हैं क्योंकि दिल्ली में 45 लाख पूर्वांचली वोटर्स हैं। तो जब लड़ाई इस लेवल की आ जाती है तो मुझे लगता है कि फिर अरविंद केजरीवाल का एक्टिव होना उतना ही जरूरी हो गया। नाली नाले दिल्ली के विकास, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे गौण हो जा रहे हैं, यही दिल्ली का दुर्भाग्य है। इसे आप स्ट्रैटेजी मानते हैं? स्ट्रैटेजी मानते हैं आप? स्ट्रैटेजिकल पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रैटेजी नहीं, मजबूरी। जनता को स्ट्रैटेजी नहीं, मजबूरी। मैं बताता हूं क्या होगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से भाजपा बरसों से गायब है। अगर एमसीडी जाता है तो बहुत स्पष्ट संदेश 2024 के लिए जाएगा। इसलिए भाजपा को एमसीडी रिटेन करना 2024 के हिसाब से लाजमी है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति दांव पे लगी है। दिल्ली विधानसभा लड़ना है, देने के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं पाए हैं, तो यह बताना जरूरी है। देखिए कैसा मजाक हो रहा है दिल्ली के साथ। अगर आप अरविंद केजरीवाल जी का जो पूरा प्लैंक है, जो आपका प्रचार है कि मुझे यहां दोगे तब मैं डिलीवर करूंगा सर, लेकिन आप कानून सरकार पे तो सवाल कर रहे हैं, उनके कामकाज पे, लेकिन आप एमसीडी को भूल रहे हैं। इनका तो 8 साल का हिसाब होगा, उनका तो 15 साल का हिसाब ना। अब आप देखिए, अगर दिल्ली में एक बड़ी मजेदार चीज है कि दिल्ली की जनता तो इस चीज में फंसी है कि दरअसल एमसीडी के हिस्से में क्या, दिल्ली सरकार के हिस्से में क्या। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब मजेदार ये है कि कम से कम इस बार का चुनाव मुद्दों पर हो रहा है, कोशिश हुई बड़े स्तर पर लाने की, लेकिन क्या आप एमसीडी को 10 में से 10 दे रहे हैं? एमसीडी में क्यों काम के आधार पर वोट नहीं मांगा जा रहा? क्यों आप मेयर के चेहरे आगे नहीं किए आपने? क्यों पार्षदों की टिकटें आप काटते? पिछली बार भी आपने 153 टिकटें काट दी। बिल्कुल सोचिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि मुद्दे गायब हैं, राजनीति इस चुनाव पे हावी हो गई है, दिल्ली का दुख दर्द गायब है, और चुनाव में कोई भी जीते मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ। देखिए एक महत्वपूर्ण बात जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है, आपने किया था अपने एक शो में, एमसीडी एक्ट अमेंड हो चुका है। दिल्ली सरकार के पास अगर आप जाइए 2012 में, तो एमसीडी एक्ट में दिल्ली सरकार को कुछ भागीदारी दी गई। त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसके तहत दिल्ली चलती है, सेंटर, स्टेट एंड एमसीडी। तो स्टेट ने हमेशा कहा, शीला दीक्षित ने कहा कि मैं डेवलपमेंट इसलिए नहीं कर पा रही हूं कि राज्य का, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक एक्ट पास हुआ, उस एक्ट में सरकार को कुछ जिम्मेवारी दी गई। केजरीवाल जी ने अपनी लड़ाई में फंड बंद करके फिर से एक्ट अमेंड करा दिया। आज क्या है, एकीकृत एमसीडी बन गई, सीट भी कम हो गई, और स्टेट के पास सर अभी भी मामला कोर्ट में है। ये सर, ये अधिकारों की लड़ाई का मामला कोर्ट में है, उस पर तो हम बहस करते ही रहेंगे। लेकिन मैं वोट अपील करती हूँ पहले दिल्ली वालों, दिल्ली में नगर निगम चुनाव में कभी भी 55% से ज्यादा वोट नहीं पड़े हैं। पिछले बार जब चुनाव हुए तो 53% थे। तो हाथ जोड़कर विनती है, वीकेंड आप हर वीक सेलिब्रेट करते हैं, इस बार 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निकालिए और प्लीज वोट करके आइए। इस बार 60-70% से ज्यादा आंकड़ा होना चाहिए। अजय कुमार पांडे जी से हम बात करते हैं। सुमित सिंघल जी, अब मेरा एक सवाल सर आपसे रहेगा। सवाल ये कि फंड की बात हो गई, इश्यूज की बात हो गई। सर किसी भी पार्टी की महत्वाकांक्षा होती है वो वहां पर अपने आप को बचा के रखे। सबसे बड़ी लड़ाई सर्वाइविंग की है, जीतने हारने से ज्यादा। तो बीजेपी, आपको लगता है कि हाल के 4-5 दिनों में उनकी कैंपेनिंग थोड़ी सी डाउन हुई, अब मैसेज कन्वे नहीं कर पाए, बड़े चेहरे आपने उतारे लेकिन उनका मैसेज जा नहीं पाया ग्राउंड पर? जीनत जी, सबसे अच्छी बात यह है कि पार्टियां जिस तरीके से चुनाव लड़ती हैं, जनता उस दृष्टिकोण से चुनाव में वोटिंग नहीं करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि एजेंडा, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, लेकिन
वोट पड़ता एजेंडा पे नहीं है, सेंटिमेंट पे है। कभी भी चुनाव इस तरीके से लड़े जाते हैं कि लोगों के बीच में सेंटिमेंट क्या है। और मैं अगर देखूं तो आपने जैसे जिस तरीके से बात कही है कि सर्वाइवल की लड़ाई है, उसमें जो पब्लिक के अंदर फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ मिली हैं, उसको देखते हुए सेंटिमेंट ये ज़रूर है कि हम क्या करना चाहते हैं, ये क्लैरिटी है। पिछले 5 दिनों में मैंने कई जगहों पे खुद भी चक्कर लगाए हैं, तो जो ई रिक्शा हैं, उसमें जो ई रिक्शा चालक हैं, उन लोगों को कई जगहों पे बीजेपी ने 1000 रुपये दे करके पूरे दिन भर के लिए एंगेज किया। मज़े की बात यह है कि ये कह तो रहे हैं कि साहब आज तो हम प्रचार बीजेपी का कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं सुविधा तो हमें आम आदमी पार्टी ने दी है। अब इसमें जो हम जैसे पत्रकार हैं या हम जैसे एनालिस्ट हैं या आप सभी लोग, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वोट किसको डालेंगे। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और रखना चाहूँगी कि क्योंकि आज वोटिंग हो रही है तो हम इस मन से कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे कि थोड़ा सा भी कुछ प्रभाव पड़े। ये प्रचार प्रसार का अपना तरीका है। आपको भी बहुत सारे फोन आए होंगे कि फलानी पार्टियों को वोट करें, मुझे भी बहुत सारे फोन आए होंगे, जितने लोग हैं यहाँ पे सबको फोन आए होंगे कि आप इसे वोट करें। मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, हम थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ पाती है कि दिन भर आपने प्रचार किसी के साथ किया, मन में आपकी कोई और पार्टी है और आपके पड़ोस में तीसरी पार्टी रहती है। अब समस्या ये आती है कि आप जिसके सामने जाते हैं उसके सामने उसकी तारीफ कर देते हैं, और जब एनालिसिस करने कोई जाता है तो कहते हैं भाई एनालिसिस कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तभी मैं कह रहा हूं, जितनी बड़ी जनसंख्या है, 1 करोड़ 46 लाख के आसपास आपके वोटर्स हैं, ये सर्वे पॉसिबल नहीं है। तो कह पाना कि एक तरफ हवा बहेगी, ये डिफिकल्ट है। लेकिन सेंटिमेंट, जिस तरीके से मैंने कहा कि सेंटिमेंट आप सेंस